नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल्स एंड कोर्ट। इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि मुगल शासक बाबर के द्वारा जैसे ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है, वहां से ही इनका कैपिटल सबसे प्रमुख स्थान रहता था, जिसमें आगरा से लेकर दिल्ली से लेकर लाहौर तक इन्होंने अपनी कैपिटल्स को चेंज किया। सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखने को मिलेगा जब हम कोर्ट की बात करेंगे तो कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता था, शासक किस स्थान पर बैठता था, दरबारियों का क्या सीक्वेंस और स्थान होता था शासक के सामने खड़े रहने का या बैठने का, इसको जानेंगे। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि प्रातःकाल सुबह झरोका दर्शन से लेकर दीवाने आम, दीवाने खास और अन्य एक्टिविटी जो सारे दिन की हुआ करती थी वो शासक की कैसी होती थी, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कैपिटल सिटी, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज इट्स ए कैपिटल सिटी वेयर द कोर्ट असेंबल। कहते हैं मुगल पीरियड के दौरान इनकी जो राजधानियां होती थी वही प्रमुख स्थल होता था, जो उस राज्य का या इस शासन का हार्ट कहलाती थी, जहां पर इनके कोर्ट वगैरह लगा करते थे। द कैपिटल सिटी ऑफ द मुगल्स फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड। कहते हैं मुगल पीरियड में बाबर से लेकर जितने भी आगे के शासक हुए उनके काल में अलग अलग टाइम में अलग अलग समय राजधानियां परिवर्तित की गई। उसका अलग अलग कारण था। ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी, जिसे हम 16वीं व 17वीं सदी के दौरान देख सकते हैं। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा। कहते हैं जैसे ही बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो बाबर लोधी डायनेस्टी के शासक इब्राहिम लोधी को डिफीट करते हैं, ये अपनी कैपिटल, इनकी कैपिटल थी जो आगरा पर अपना नियंत्रण जमा लेते हैं। थ्रू ड्यूरिंग द 4 ईयर ऑफ हिज रीजन। कहते हैं उनके जीवन के जो 4 साल थे वो यहाँ से ही शासन करते हैं। कहाँ से? आगरा से। कौन? बाबर। ये वाली बात हमें देखने को मिलती है। साथ ही देखने को मिलता है कि इनके बाद हुमायूं खास उतना चेंजेस नहीं लाता है कैपिटल में, क्योंकि उसके बाद वो साम्राज्य को संगठित करने में ज़्यादा फोकस्ड होता है और अंत में हार कर बाहर चला जाता है और फिर वापस आता है तो 1 साल ही जी पाता है, वापस भारत में अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करता है, तब 1 ही साल जी पाता है। इस वजह से उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कैपिटल शिफ्ट करने और कंस्ट्रक्शन का। तो उनके बाद जो प्रभावी शासक हुए वो थे अकबर। ड्यूरिंग द 1560 अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विद द रेड सैंडस्टोन्स क्वारीड फ्रॉम द एडजॉइनिंग द रीजन। कहते हैं 1560 में 1556 में जैसे ही सत्ता अकबर के हाथों में आती है तो आगरा में ही ये एक रेड फोर्ट, जो यहाँ पर एक लाल बलुआ पत्थर जो यहाँ के पास वाले स्थानों में मिलता है, वहाँ से इस रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन अकबर करवाता है। साथ ही देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ समय बाद इन द 1570 ही डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। कुछ समय बाद ही 1570 में अकबर के दिमाग में आता है कि हमें एक नए शहर, नई राजधानी इस्टेब्लिश करनी चाहिए और वो चेंज करते हैं 1570 में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। इसके अंतर्गत बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया गया, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही देखने को मिला इन द 1570 ही डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी, जो अभी हमने देखा। वन ऑफ द रीजंस प्रॉम्प्टिंग दिस मे हैव बीन दैट सीकरी वाज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड ऑफ अजमेर। पहली बात, आगरा से फतेहपुर सीकरी लाने का एक रीजन ये भी था क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी जो अजमेर में मोइनुद्दीन जो चिश्ती की दरगाह थी उसी के सेंटर रूट पे पड़ता था, तो इस वजह से भी चूज किया था। द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कहते इस समय तक आते आते ये धार्मिक स्थानों के रूप में सबसे प्रसिद्ध स्थान हो गया था। जो चिश्ती सूफी संत थे, कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके सबसे बड़े भक्त थे अकबर।
जो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली जाया करते थे। तो इस वजह से उस रूट पे होने की वजह से भी ये अपनी कैपिटल को फतेहपुर सीकरी 1570 में शिफ्ट करते हैं। जब आगे चलकर देखते हैं तो देखने को मिलेगा द मुगल एम्पर एंटर इनटू ए क्लोज रिलेशन विद सूफी ऑफ द चिश्ती सिलसिलास। कहते हैं इसी दौरान जैसे ही, क्योंकि आदमी के जब विचार मिलते हैं या आइडियोलॉजी मिलने लगती है तो वो उनको फॉलो करने लगता है। इसी प्रकार अकबर और उसके बाद के जो जितने भी शासक हुए उनकी आइडियोलॉजी सूफी संतों से ज़्यादा मैच करती थी या उन्हें अपनी विचारधारा के पास में पाते थे। इस वजह से ये आगे के जो सूफी संत और उस सिलसिलास को ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं। सो इसी वजह से अकबर अपनी कैपिटल यहाँ शिफ्ट करता है। साथ ही देखेंगे कि अकबर कमीशन्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू एट सीकरी। यहाँ पर देखेंगे कि इससे पहले आपने ये पिक्चर देखी थी जो शेख सलीम चिश्ती की उनकी शेख सलीम चिश्ती की मकबरे की देखी। उसके बाद में जो फ्राइडे मॉस्क्यू के नाम से जानी जाती है उनकी ये पिक्चर है जिसका कंस्ट्रक्शन अकबर के द्वारा करवाया गया। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि 1571 में 1571 के दौरान इसी दौरान देखने को मिलता है कि अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ गुजरात पर जाकर अटैक कर देता है, क्योंकि वहाँ रिवोल्ट हो जाता है। वहाँ जाकर इसको गुजरात को वो जीतता है। तो इसी जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर कहाँ पर फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का कंस्ट्रक्शन भी अकबर करवाता है, जिसको हम यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं। द एनॉर्मस आर्च्ड गेटवे बुलंद दरवाजा वॉज मीन्ड विजिटर्स ऑफ द मुगल विक्ट्री इन गुजरात। इस बिल्डिंग का जो निर्माण करवाया था तो इनके द्वारा, किसके द्वारा? मुगल शासकों के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। इसी वजह से इस भव्य बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण हमको देखने को मिलता है। सो जब इसके आगे चलकर देखेंगे तो न केवल इन मुगल शासकों ने अपनी कैपिटल को फ्रिक्वेंटली चेंज किया, बल्कि इसके साथ भव्यता के साथ बिल्डिंग्स के साथ साथ ये अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करने पर भी ज़्यादा ध्यान देते थे। अभी मुगल बादशाह अकबर ने देखने को मिलता है कि फतेहपुर सीकरी से ये अपनी कैपिटल को लाहौर ट्रांसफ़र करते हैं। इन 1585 द कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड टू लाहौर टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट under greater control and the Akbars closely watched the frontier for the 13 years। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस क्षेत्र विशेष पर क्या हुआ। यहाँ से आगरा से कैपिटल ये लाहौर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो सफाविद शासक देखें या मध्य एशिया से आने वाले जितने भी जो आक्रमणकारी जो जातियों या ट्राइब्स या क्लान को देखें, उन्हीं से अपनी जो साम्राज्य की जो सीमाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए या अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो अकबर है नॉर्थ वेस्ट मीन्स ये वाला नॉर्थ वेस्ट इलाके में अपनी कैपिटल को लाहौर ट्रांसफ़र करता है। और देखने को मिलता है कि अगले 13 साल तक लाहौर में अकबर टिका रहता है और अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि अकबर अपने जीवन में बार बार अपनी कैपिटल्स को चेंज कर रहा होता है। उसका एक ही मकसद था ताकि साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उनकी बाउंड्रीज को मजबूती दी जाए। साथ ही देखने को मिला न केवल राजनीतिक संबंध बल्कि आर्थिक संबंधों के आधार पर भी वो अपने साम्राज्य को विस्तार भी दे रहा है और उनको मजबूती भी प्रदान कर रहा है। जब इसके आगे चलकर देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अकबर के बाद जो जहांगीर हैं उतने सफल शासक नहीं रहे, हाँ, जितने अकबर और इनके बाद वाले शाहजहां रहते हैं। फिर भी देखते हैं शाहजहां के काल को समझते हैं। शाहजहां परस्यूड साउंड फिस्कल पॉलिसी। कहते हैं शाहजहां के द्वारा जो राजस्व की जो नीति बनाई गई एंड कम्युनिटेड एनफ मनी टू इंडल्ज हिज पैशन फॉर बिल्डिंग। कहते हैं जो शाहजहां हैं अपनी पैशन मीन्स जो उनके शौक थे पूरे करने के, किसके?
बिल्डिंग बनाने के, इसके लिए अपनी राजस्व नीति व धन संग्रह पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो, और वो ऐसा कर भी पाते हैं। बिल्डिंग्स एक्टिविटी इन द मोनार्किकल कल्चर, as you have seen in the cases of earlier ruler, it was the most visible and the tangible sign of the dynasty's power, wealth and prestige। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यही बिल्डिंग उस साम्राज्य की विशालता, उसके प्रेस्टीज और पावर को भी दिखाती है जो इन शासकों के काल में इनका निर्माण किया गया। जब आगे चलकर हम देखते हैं, इन द केस ऑफ मुस्लिम रूलर्स इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ पीटी। साथ में ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। जब हम आगे चलकर जब देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शाहजहां के काल में अकबर के दौरान या अकबर के साम्राज्य काल की ही तरह बहुत सारी भव्य बिल्डिंग से लेकर राजधानियों का निर्माण भी करवाया गया, जिसे हम चलकर देखेंगे। इन 1648 द कोर्ट, आर्मी एंड हाउस होल्ड्स मूव्स फ्रॉम आगरा टू न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद। कहते हैं 1648 में अकबर के पद चिन्हों पर, मीन्स उसको फॉलो करते हुए कौन, शाहजहां भी एक नई राजधानी बनाता है जिसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। ये अपने पूरे दरबार के साथ आगरा से दिल्ली की ओर चलते हैं। इसी के साथ देखने को मिलेगा, इट वॉज ए न्यूली एडिशन टू द ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ द दिल्ली विद द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ट्री लाइन्स, चांदनी चौक्स एंड स्पेशियस होम फॉर द नोबिलिटी। जब यहाँ पर चलकर देखते हैं तो बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगों के साथ यहाँ पर विशाल और भव्य जो रहने के घर वगैरह या महल दिखाई देंगे, जितने भी नोबल्स लोगों के, साथ में चांदनी चौक की भव्यता और आर्किटेक्चर भी देखने लायक हमको दिखाई देती है। साथ में जिस प्रकार यहाँ पर शाहजहां के काल में जो निर्माण करवाया गया वो न केवल इसकी भव्यता, विशालता और इनके टेक्निक और विजन को भी दिखाता है, जिसमें हम रेड फोर्ट का निर्माण शाहजहां के द्वारा, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा, ये प्रमुख ऐसे स्थल हैं जो वर्तमान समय में हमारी ऐतिहासिक विरासत के सिंबल के रूप में भी देखे जाते हैं। जो रेड फोर्ट हो या जामा मस्जिद, इन दोनों भव्य इमारतों का निर्माण शाहजहां के काल में करवाया गया। शाहजहां's न्यू सिटी वॉज अप्रोप्रिएट टू ए मोर फॉर्मल विजन ऑफ ए ग्रैंड मोनार्ची। सो ये वाली चीज़ें भी हमको यहाँ पर देखने को मिली। अभी तक जितनी भी कैपिटल्स देखी, चाहे अकबर ने बसाई हो या उसके बाद शाहजहां ने, हर जगह इन शासकों के द्वारा रोजगार देने के साथ अपनी भव्यता को दिखाने का भी प्रयास किया और उसमें बखूबी ये सफल भी हुए। अब इसके आगे हम चलकर देखते हैं कि मुगल कोर्ट का दृश्य कैसा होता था। इस पिक्चर को देखने के बाद देखते हैं द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस ऑन द सॉवरेटी एंड mirrored his status as the heart of the society। यहाँ पर जब शासक के बारे में जाकर देखते हैं तो शासक यहाँ उसी मिरर के समान था जो लोगों के हृदय में निवास करता है। सो ये देखेंगे, इट्स सेंटर पीस वॉज देयर फॉर द थ्रोन, द तख्त विच गिव अ फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सोवरेटी एज ए एक्सिस मुंडी। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो दरबार के अंदर जो शासक का एग्जिस्टेंस या उसका जो स्थान था यहाँ पर सर्वोपरि देखने को मिलता है। और जैसे ही जो दरबार में जो सीन या दरबारी जिस बात को फॉलो करेंगे वैसा ही समाज उस बात को एक्सेप्ट करता है। तो जिस प्रकार दरबार के हृदय में जो शासक की पिक्चर या उसकी ख्याति बची हुई है, वैसे ही मुगल शासकों के बारे में लोगों के विचार समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। जब चलकर देखते हैं कि यहाँ पर जब देखेंगे, जब इनकी छतरी की बात आती है, प्राचीन काल में ही जब या किसी पेंटिंग से देखते और समझते हैं तो देखने को मिलेगा कि डिवाइन किंगडम वाली थ्योरी निकल कर आती है। तो हमेशा ही इन पर ईश्वरीय आशीर्वाद या ग्रेस बना हुआ रहता है। जब हम आगे चलकर यहाँ पर देखते हैं
तो क्रॉनिकल्स ले डाउन विद द ग्रेट प्रिसीजन द रूलर्स डिफाइनिंग स्टेटस अमंग द मुगल एलिट्स। साथ में यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि दरबार के अंतर्गत ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जिसमें देखने को मिलता है कि जो मुगल एलिट क्लास है वो शासक के सामने कैसे रहता है। तो उन चीज़ों को जब देखते हैं, इन कोर्ट स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय द स्पेटियल्स प्रॉक्सिमिटी टू द किंग, कि जो शासक के जितने पास बैठा हुआ रहता है या उसके संबंध है, उसी के बेसिस पर इस साम्राज्य के अंदर उनको स्थान मिलता है कि शासक से दरबारियों का कैसा रिलेशन है या कितनी उनको मनसबदार है या किस रैंक पे उनको रखा जाता है, उसी रिलेशन के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे वो शासक के नज़दीक या पास में बैठते हैं। द प्लेस अकॉर्डिंग टू द courtiers by the rulers was a sign of his importance in the eyes of the emperor, और यही चीज importance in the eyes of the emperor, और इसी importance को ध्यान में जो शासक अपनी आंखों में रखता है, किसकी? उस दरबारी की, जो उसी के आधार पर उसको वो स्थान देता है। Once the emperor sat on the throne, no one was permitted to move from his position or to live without permission। कहते हैं जैसे ये दरबार लग गया, दरबार में जैसे ही शासक यहाँ पर दरबार में बैठेगा तो जितने भी दरबारी कवि थे सीधे लाइन में खड़े रहेंगे और हाथ बांधे ऐसे झुके हुए वो यहाँ पर खड़े हुए रहेंगे। किसी की मजाल की वो जब तक शासक बैठा रहेगा तब तक न तो बाहर बिना पूछे ना तो बाहर जा सकता है, ना अपने स्थान पर बैठ सकता है। ऐसा दरबारी विवरण हमें अकबर मीन्स मुगल शासकों के दरबार में देखने को मिलता है। सोशल कंट्रोल इन कोर्ट सोसाइटी वाज एक्सरसाइज थ्रू केयरफुली डिफाइनिंग द फुल डिटेल्स इन द फॉर्म्स ऑफ एड्रेस। को जितने भी दरबारी थे एंड स्पीच विच वर एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट, कहते हैं यहाँ पर ये सारे कोर्ट की जितनी भी गतिविधि हमें देखने को मिलती है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो इतिहासकार बताते हैं। अगर कोई दरबार के अंदर मिसबिहेव या कोई गलती करता है तो उसे तुरंत उस जो गलती की सजा यहाँ पर दरबार में दी जाती है। सो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर्स इंडिकेट द पर्सन्स स्टेटस इन द हायरार्की डीपर प्रोस्ट्रेशन एंड रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस। कहते हैं जिस प्रकार वो झुकता है उससे उस दरबारी का स्टेटस पता लगता है कि वो शासक को किस आधार पर नमस्कार या जैसे बहुत सारे आप देखेंगे कि ये न केवल पर्शियन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं बल्कि पर्शियन कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं। बहुत सी बार जैसे हर्ट पर ऐसे हाथ बांधे हुए झुकते हैं, कभी शासक के हाथ और पैर को चूमते जिसे पाबोस कहते हैं, कभी झुककर जमीन को चूमते हुए भी देखते हैं। तो इस प्रकार का जो कल्चर है मुगल दरबार के अंदर हमको देखने को मिलता है। जब The highest form of submission was सिजदा और complete prostration, कहते हैं सिजदा एकदम पूरा झुकना शासक के सामने। तो ये वाला हाईएस्ट अपनी स्वामी भक्ति दर्शाते थे यहाँ शासक के प्रति। तो इस प्रकार जो सिजदा एंड पाबोस के द्वारा। आगे देखते हैं अंडर शाहजहां रिचुअल्स वर रिप्लेस विद द चार तस्लीम एंड द जमीन बोस। कहते हैं कि शाहजहां के काल में चार तस्लीम और जमीन पाबोस मीन्स जमीन को चूमते हुए मतलब झुकना ही इस समय शाहजहां के काल में इस प्रकार दरबार के अंदर जो शाहजहां को या शासक को सलाम या उसको नमस्कार करते हुए इस तरीके में भी हम देख सकते हैं। द protocols governing diplomatic envoys at the Mughal court were equally applicable। कहते हैं इन्हीं दरबारियों की तरह जो जितने भी जो कौन डिप्लोमेट एनवॉयज जो भी आते थे भारी वो भी ऐसा ही करते थे। आगे चलकर जब देखते हैं कि द एम्बेसडर प्रेजेंटेड टू द मुगल एम्पर वाज एक्सपेक्टेड टू ऑफर एन एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग
either by bowing deeply or the kissing the grounds or else to follow the Persian customs of clapping one's hands in the front of the chest। ये वाली जो पर्शियन जो क्लैपिंग हैंड, ये चेस्ट ऐसे झुकना और पापोस पैर को चूमना, वो वाली बात जो अभी हमने डिस्कस की थी, वो वाली भी यहाँ देखते हैं। अभी यहाँ पर जो इस समय एक टॉमस रो आता है, ये द इंग्लिश एनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट। कहते हैं जेम्स फर्स्ट जो का एक जो दूत आता है टॉमस रो, यहाँ पर दरबार में आता है और इंग्लैंड की तरह वो भी झुककर ऐसे मतलब अपना अभिवादन करता है। लेकिन जैसे ही वो दरबार में खड़ा होता है, खड़े होते ही वो चेयर की मीन्स कुर्सी की डिमांड करता है, तो पूरा दरबार सन्न हो जाता। मतलब मुगल बादशाह के सामने तो बैठने की किसी की हिम्मत ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। कहते हैं अकबर या अकबर से पहले से लेकर इस समय तक जो सिस्टम बना हुआ था उसी को सभी शासक फॉलो करते हुए सभी दरबारी एज इट इज फॉलो करते थे। अगर कोई इनकी अवहेलना करता था तो उसे ऑन द स्पॉट पनिशमेंट भी दिया जाता था। आगे देखते हैं डेली रिचुअल्स। The emperor began his day at sunrise with the personal religious devotions or prayers। कहते हैं जैसे ही शासक सुबह उठता था तो सबसे पहले पर्सनल रिलीजियस डिवोशंस और प्रेयर वो अपनी प्रार्थना करता था, अपनी धार्मिक। उसके बाद देखने को मिलेगा ए स्मॉल बालकनी इज द झरोका फेसिंग द ईस्ट। यहाँ पर देखेंगे कि शासक बालकनी में आता और जितने भी व्यापारी हों, जो बीमार व्यक्ति हों, बच्चे हों, महिला हों और अन्य लोगों को यहाँ से झरोके में आकर लोगों को दर्शन दिया करता था। सो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर झरोके में है बालकनी में, और यहाँ से जितने भी मेल फीमेल सिपाही जितने भी कोर्टियर्स उन सबको जो बादशाह है दर्शन दिया करता था, जिसे हम झरोका दर्शन के नाम से जानते हैं। Below a crowd of people, soldiers, merchants, craft persons, peasants, women with the sick children, ये सब इनका शासक का इंतजार करते थे। किसके लिए? दर्शन करने के लिए। अब ऐसा दर्शन में क्या रखा है सर, हम कंफ्यूज हैं। तो बच्चों सोचिए, आप इमेजिन करिए कि क्यों दर्शन करना चाहते हैं। जब हमको देखने को मिलता है क्योंकि जो शासक है ईश्वरीय प्रतिनिधित्व है, इस वजह से लोगों के मन में ये जहन में ये बैठा है कि उसके दर्शन मात्र से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब आगे चलते हैं, झरोका दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रॉडनिंग the acceptance of the imperial authority as a part of popular faith। इसका जो झरोका दर्शन है पहली बार अकबर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसका इंट्रोड्यूस करने का एक ही रीजन था कि मुगल बादशाहों का एक्सेप्टेंस जनता व दरबारियों के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लोग आपस में शासक से कनेक्ट हो सके, तो ये भी उनका मकसद रहा था। साथ ही इसके बाद की जब एक्टिविटी में चलकर देखते हैं तो दो प्रमुख एक्टिविटी हमें नज़र आती है। पहला है दीवाने आम, जिसमें ऑडियंस के अंदर, जिसे हम पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस के नाम से भी जानते हैं, टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेसेस ऑफ हिज गवर्नमेंट, स्टेट ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स एंड द मेड रिक्वेस्टेड। कहते हैं जितने भी आम डिस्कशन होता था उसके बारे में ये सारी जानकारी इस स्थान से मतलब इस स्थान में दीवाने आम में की जाती थी। कि दीवाने आम में क्या, जितने भी बिजनेस के बारे में, जितनी भी जो एक्टिविटीज़ रिपोर्ट्स वगैरह शासक को दीवाने आम इस जगह पर यहाँ पर अकबर के सामने पेश की जाती थी, या इसके बाद वाले शासकों के बाद में। अब इसके बाद जैसे दीवाने आम की एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो यहाँ पर जो शासक था दीवाने खास में जाता था, जहाँ पर इनके जो प्राइवेट ऑडियंस एट द डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। कहते हैं ये वो स्थान होता था जहाँ पर ये वाला, जिसमें शासक केवल अपने मीन्स कौन, यहाँ पर देखेंगे
कॉन्फिडेंशियल मैटर्स ही डिस्कस किया करता था, जो अपने खास लोगों के साथ, जितने भी स्पाई मीन्स जासूसों के साथ या साम्राज्य की बाउंड्री से जो मैसेज आते थे वो लोग, ये सारी बातें यहाँ पर दीवाने खास में ही डिस्कस होती थी। दोबारा दीवाने आम में साम्राज्य की रिपोर्ट वगैरह जो आम बातें होती थी वो डिस्कस होती थी, और दीवाने खास के अंदर मीन्स देखने को मिलेगा साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण बातें थी वही डिस्कस होती थी। दीवाने आम मीन्स नॉर्मल या मैंगो पीपल्स मिलते थे, दीवाने खास मीन्स रॉयल पीपल, रॉयल लोग मिलते थे, ऐसा भी आप सोच सकते हो। सो ये वाली बातें हमें देखने को मिलती है। हाई मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट प्लेस देयर पिटिशंस बिफोर हिम एंड टैक्सेस ऑफिशियल प्रेजेंट देयर अकाउंट्स, ये भी बात देखने को मिलती है। ओकेजनली द एम्परर व्यूड द वर्क ऑफ हाईली रेपुटेड आर्टिसंस, बिल्डिंग्स, प्लान्स और आर्किटेक्ट्स। इसके बाद भी हमको देखने को मिलता है कि इनके साथ साथ देखने को मिलता है दीवाने खास में ये सब लोगों के साथ मिलने के साथ और भी जो बिल्डिंग्स, आर्टिसंस, ये लोग भी मिला करते थे। ड्यूरिंग द ओकेजन की जब बात आती है तो देखने को मिलता है कि ये जितने भी जो रहस्यमयी बातें हों, जो गंभीर माहौल हो, ये सब खत्म हो जाता था और पूरे दरबार एकदम चहल पहल, रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों फलों मिठाइयों से सज धज जाता था। उन्हीं के बारे में चलिए देखते हैं। और स्पेशल ओकेजन सच एज द एनिवर्सरी ऑफ असेशन ऑफ टू द थ्रोन, ईद, बारात एंड होली, द कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ। कहते हैं जिस दिन शासक गद्दी पे बैठता था उसकी वर्षगांठ हो या फिर कोई ईद जैसा त्यौहार हो, जिसे यह नाम ईद है, सब बारात के नाम लिया है, वो हो, होली हो, इस समय पूरा जो माहौल था होली के रंगों की तरह पूरा दरबार मतलब खुशियों से रंग जाता था। साथ ही देखेंगे परफ्यूम्ड कैंडल्स सेट इन रिच होल्डर्स एंड पैलेस वॉल्स festooned with the colorful hangings made a tremendous impressions on visitor। कहते हैं कि जब ऐसे टाइम के अंदर जितनी भी जो फ्रेग्रेंस वाली मोमबत्तियाँ हो, लाइट हो और भी बहुत सारी चीज़, जितने भी विजिटर्स, साथ में दीवारों पे जो हैंगिंग लटके हुए चमकीली चीज़ें होती थी, वो आने वाले विजिटर्स को बहुत प्रभावित करती थी। किसकी? मुगल दरबार की। द मुगल किंग सेलिब्रेटेड द 3 मेजर फेस्टिवल्स ए ईयर। कहते हैं जो मुगल शासक होते थे वो 3 प्रमुख त्यौहार को बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते थे। द सोलर एंड लूनर बर्थडे ऑफ द मोनार्च एंड नौरोज। कहते हैं जो इनके जन्मदिन को मनाते थे, साथ में जो नौरोज ईरानी पद्धति होती है, ईरानी न्यू ईयर ऑन द वर्नल इक्विनॉक्स। कहते हैं जो ईरानी जो नव वर्ष मनाते हैं उसको भी यहाँ पर मुगल काल में भी बहुत भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। ऑन हिज बर्थडे द मोनार्च। कहते हैं शासक के जन्म के दिन के दौरान इन्हें बहुत सारी चीज़ों से तोला जाता था, सिक्कों से तोला जाता था, फल फ्रूटों से, अलग अलग लोग तरीकों से तोला जाता था, और जो जिस वस्तु से तोला जाता था उसको आम दरबारी या आम जनताओं के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। साथ ही शासक बहुत सारे वेलफेयर चैरिटी के काम भी इस दिन किया करते थे। सो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने बहुत सारे कैपिटल से लेकर कोर्ट के बारे में विस्तार से जाना समझा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे और इसे देखेंगे और समझेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उस तक हमारे वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।